नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं ब्रजेश पांडे, पॉलिटिकल एडिटर। ब्रजेश, पीएम ने बहुत बड़ी सौगात दे दी है यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में, और अभी वहां पर एयर शो भी चल रहा है। आपको क्या लगता है, पीएम का पूरा फोकस पूर्वांचल की ओर? आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फोकस उनका पूर्वांचल की ओर है? पिछले कुछ महीनों में 3 विजिट और बहुत ज़्यादा सौगातों की बौछार। देखिए पंकज, जिसने पूर्वांचल जीता वो उत्तर प्रदेश जीतेगा। जिस तरह से सीटों की संख्या है और जिस तरह से एम्फेसिस है, ये साफ है कि हर दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, वो पूर्वांचल के वोटरों को साधना चाहता है। और जैसे ही आज प्रधानमंत्री की जो प्लेन है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे उतरा, बहुतों का मानना है कि आज से हम ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में चुनाव के बिगुल बज गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मौके को इस्तेमाल करते हुए बताया कि कैसे पहले उत्तर प्रदेश में राह के साथ जनी होती थी और जब से योगी आदित्यनाथ है अब केवल राह है, राहजनी बंद हो गई है। तो जिस तरह से जो पॉलिटिकल ओवरट्योर्स था उनके भाषण का, ये साफ है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक डेवलपमेंट के बड़े मॉडल के तौर पर बीजेपी चुनाव में ले जाएगी। और उसकी एक झलक आज देख ली जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण में। देखिए, बड़ा मॉडल तो कहा जाएगा। वजह यह है कि जिस लखनऊ से गाजीपुर तक जाने में 10 घंटे लगते थे, अब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से गाजीपुर पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। तो बड़ा मॉडल तो है। 9 जिले आते हैं। अगर लखनऊ से गाजीपुर तक की बात करें, काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। पर मैं साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि पूर्वांचल पर फोकस बहुत ज़्यादा, और कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव की तारीख तय होने से पहले प्रधानमंत्री 6 बार दौरा करने वाले हैं पूर्वांचल में। क्योंकि अगर पिछले बार के सीटों की बात करें तो तकरीबन 150 सीट में 114 सीटें पूर्वांचल से ही मिली थी। पश्चिम यूपी में हालत थोड़ी खास्ता बताई जा रही है, पश्चिम यूपी से लेकर के तराई क्षेत्र तक, क्योंकि किसान आंदोलन वहां चरम पर है। तो क्या लगता है कि यही वजह है, इसलिए जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने पूरी तरह से फोकस पूर्वांचल की ओर कर दिया? बिल्कुल, आप देखिए 2014 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से चुनाव लड़ते थे। यही एक कारण था कि प्रधानमंत्री ने 2014 में बनारस को अपना सेंटर बनाया, जिसके चलते वो पूरे के पूरे पूर्वांचल को, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और विधानसभा के चुनाव, जिसमें 150 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा है। तो बीजेपी के खेमे में ये भी मानना है कि जिस तरह से किसान आंदोलन और तमाम समस्याएं जो उसको वेस्टर्न यूपी में झेलनी पड़ सकती है, उन सारी सीटों की कमी का खामियाजा वो पूर्वांचल से पूरा कर लेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री की दौरों की लगातार बौछार है। और पूरे के जिस तरह से एक तरह से कहें कि खजाना खोल दिया गया है, उसकी भी बौछार है। क्योंकि सब चाहते हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो और इस तरह की तमाम घोषणाओं पे बंदी लगे, उससे पहले ही वो दिखा देना चाहते हैं कि कैसे ये सरकार पूर्वांचल के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। देखिए ब्रजेश, अगर हम लास्ट 2 विजिट की बात करें, जैसे सिद्धार्थनगर पहुंच करके 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया, साथ ही साथ एक एयरपोर्ट की भी एयरपोर्ट के रूप में सौगात भी दी। ये तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जो बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी का फोकस है। पिछले दिनों अमित शाह भी वहां पहुंचे थे, जेपी नड्डा 22 नवंबर से वहां पहुंचने वाले हैं। ये तमाम सारी बातें, पर एक बीजेपी के लिए चुनौती पूर्वांचल में ये भी है कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, अनिल चौहान समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। राजभर की अगर हैसियत की बात कही जाए कि उनका प्रभाव 20 से 22 सीटों तक है। इसीलिए क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने कहा हम जाति पाति नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, हम सबके विकास की बात करते हैं? यूपी हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा, लेकिन अब यूपी में विकास जो है चरम पर पहुंच चुका है, विकास का रास्ता खोल चुका है, विकास के इबारत की नई अध्याय लिखी जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर के भी डिफेंसिव है? जो सोशल इक्वेशन जिस तरह का होना चाहिए वो इस बार नहीं हो पा रहा है। देखिए, बीजेपी का मानना है कि जिस तरह के काम किए गए हैं और अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट है प्रधानमंत्री के करिश्मे पे। आपको पिछली बार 2017 का चुनाव यदि याद हो तो कैसे प्रधानमंत्री ने लास्ट मौके पे बनारस में 3 दिन का प्रवास किया था, और माना जाता है कि जिस तरह से पूर्वांचल में सीटों की संख्या बीजेपी की तरफ गई, उसमें उनके उस प्रवास का बड़ा योगदान था। सो लास्ट में अल्टीमेटली ट्रम्प कार्ड बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन ये भी मानना होगा कि जिस तरह की टक्कर समाजवादी पार्टी की तरफ
से ये कास्ट कैलकुलस बनाकर बीजेपी को दी जा रही है, इससे बीजेपी खेमे में खलबली तो जरूर है। और इसी वजह से आपने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कुशीनगर में एयरपोर्ट की सौगात दी, तमाम मेडिकल कॉलेजेस खोलने के वादों की झड़ी लग गई। अमित शाह ने 2 रैली की, नड्डा 22 के बाद आएंगे और काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, और सारे बड़े मंत्री केंद्र के यूपी प्रवास में रहेंगे। तो बीजेपी को पता है कि उसके सामने चैलेंज वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी तरह से वो उसको ऑफसेट करना चाहती है कि समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार से क्रेडिट ना ले पाए। इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हुई, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा केवल काम का क्रेडिट लेना जानती है और कुछ लेना नहीं जानती, और इसी पे ही पिछले 3 दिनों से लगातार वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लगा है। देखिए, क्रेडिट लेने का होड़ तो तमाम सियासी पार्टियों में मचा ही रहता है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2002 में ताज एक्सप्रेसवे जो ये दिल्ली यमुना एक्सप्रेस पे मायावती ने शुरू किया था, 2004 में चुनाव हार गई। उसी तरह से अखिलेश यादव चुनाव हार गए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये देखने को आया है कि एक्सप्रेसवे जो भी बनाते हैं उद्घाटन कोई और कर देता है, चुनाव भी हार जाते हैं, क्या इस मिथक को योगी तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, इस बार सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या योगी 2 मिथक को तोड़ने में कामयाब रहेंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो भी सर्विंग चीफ मिनिस्टर है जो नोएडा आता है, और जो भी सर्विंग चीफ मिनिस्टर है जो एक्सप्रेसवे बनाता है, वो अगले शासन का सुख नहीं देख पाता। तो यदि योगी सत्ता में वापसी करते हैं तो 2 इन मिथकों को पूरी तरह से वो मतलब डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि वो नोएडा 2-3 चक्कर उनके लग चुके हैं, और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। तो एक ये भी एंगल जब हम यूपी की पॉलिटिक्स को एनालाइज करेंगे तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, ये बात साफ है, लेकिन एक बात ये भी उठ रही है कि पश्चिम से पूरब को जोड़ने की ये कवायद, एक और एक्सप्रेसवे पूरा होने की बात की जा रही है जो मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाएगी। तो पश्चिम से पूरब को जोड़ पाएंगे, ठीक है, सड़कों से तो ये जोड़ पाएंगे, पर जो हालात पश्चिम में दिखाई पड़ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उसका प्रभाव पूरब में भी है? इसलिए बीजेपी ज़्यादा चिंतित है पूर्वांचल को लेकर, या पूर्वांचल को लेकर के ज़्यादा आशान्वित है? उसको लग रहा है कि 33% सीटें जहां से आती है, अगर वहां हम बेहतर परफॉर्म कर लिए तो हो सकता है जो हम पश्चिम यूपी से लेकर तराई में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर सकें। देखिए, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, ये साफ है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं में, स्पेशली जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके भी चिंता अच्छी खासी है। वो भले ही सामने नहीं कहते कि हमें कोई इस तरह के उनको किसी तरह का इलेक्टोरल ऑफसेट का कोई दिक्कत है या उन्हें सीटों में खामियाजा देखना पड़ेगा, लेकिन चिंता उनके यहाँ पर्याप्त है। और इसी तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि यदि हम ईस्टर्न यूपी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए कि वेस्टर्न यूपी में हमारी जो भी सीटें घटेंगी उसकी कमी या उसकी भरपाई यदि हम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से कर पाएंगे तो वो बीजेपी के लिए बहुत बेहतरीन सिचुएशन होगी। और इसीलिए अभी तक की जो बीजेपी की रणनीति है और अभी तक के जो प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, जो अभी वाराणसी भी गए और वहाँ उन्होंने वाराणसी के भी चुनाव प्रचार की कमान संभाली, सबका बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश है, क्योंकि सबको पता है जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश को साध लिया उसके लिए बाकी उत्तर प्रदेश को साधना या बाकी उत्तर प्रदेश में हुए अपनी सीटों की कमी या बढ़ोतरी को मैनेज करना बहुत आसान होगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और शायद यही वजह है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले प्रधानमंत्री 6 बार वहां जाने वाले हैं, और खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी 22 नवंबर से वहां कैंप करने वाले हैं। तो ये समझा जा सकता है कि पूर्वांचल का इम्पोर्टेंस किस तरीके से है। लेकिन ब्रजेश, अब साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में भी बात करते हैं। अभी वहाँ पर एयर शो चल रहा है, जंगी जहाज वहाँ पर उतारा जा सकता है, बहुत सारी खासियत की बात हो रही है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से पूरे इलाके को, अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, तमाम चीज़ों की बात करें, 9 जिलों को ये कैसे प्रभावित करने जा रहा है? क्योंकि अगर पिछला एक्सपीरियंस की बात हो, अगर आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना तो कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ, या अगर कहें नोएडा से आगरा तक बना तो कैसे लोग लाभान्वित हुए? देखिए, यदि आप पॉलिटिक्स हटा दें तो ये एक बेहद
बेहतरीन जो आज हुआ है वो एक बेहद बेहतरीन निर्णय है। किस लिए? क्योंकि मेरे जैसे लोग जो गाजीपुर के रहने वाले हैं वो अभी नोएडा से अपने यदि गांव जाना चाहें तो पहले वो हमें कम से कम 2 से ढाई दिन के डिफरेंस में सोचना पड़ता था, आज वो केवल 10 घंटे में किया जा सकता है। तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और गाजीपुर या गाजीपुर के आसपास जाना चाहेंगे, उनके लिए ये एक सपने जैसा है कि हम 10 घंटे में अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच सकें। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो तमाम जो आसपास के ज़िले हैं, इस तरह की हाईवे आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी काफ़ी बढ़ाती है, क्योंकि जैसे ही इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ती है जिसमें आप 4 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएं या 8 घंटे में 7 घंटे में इलाहाबाद पहुंच जाएं या गाजीपुर पहुंच जाएं 10 घंटे में, तो ये जितने ज़िले आसपास के पड़ते हैं सबके ऊपर तमाम तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी असर पड़ता है, ये व्यापार पे असर पड़ता है। और ये सारे धीरे धीरे आज से 4 साल 5 साल के अंदर अंदर एक अपने आप में इकोनॉमिक जोन के तौर पर स्टैब्लिश हो सकेंगे। मेरा एक अंतिम सवाल, अंतिम 2 सवाल होगा ब्रजेश। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी यहाँ देखने को मिला कि जब प्रधानमंत्री उतरे, अपने प्लेन से उतरे, जंगी जहाज से उतरे, कहा जाए एयरफोर्स का प्लेन था, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राम मंदिर का स्वरूप उनको भेंट किया। आप इसको किस तरह से सिंबॉलिक तौर पर देख रहे हैं कि क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ मंदिर, क्या दोनों का ये अमलगमेशन है, दोनों का ये समावेश है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा कह लीजिए कुछ इस तरह के काम नहीं करती कि जिसका एक राजनीतिक संदेश भी हो। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री उतरे एयरफोर्स से एक्सप्रेसवे पे, तो एक संदेश गया कि ये इतनी उच्च क्वालिटी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को जोड़ता है, जिस पे आप IAF की A32 प्लेन से उतर सकें और वो उसको सस्टेन कर सके। साथ ही साथ राम मंदिर का जो स्वरूप प्रेजेंट किया योगी आदित्यनाथ से, उससे ये भी संदेश गया कि जिस तरह के जो बीजेपी राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो कार्य चल रहा है और जिस तरह से बीजेपी आशान्वित है कि वो उन्हें वोटों में भी तब्दील होगा, उसका भी एक मैसेज साफ तौर पे दिया। ब्रजेश, गाजीपुर तक तो एक्सप्रेसवे बन गया और कहा यह भी जा रहा है कि इसको बिहार तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये उम्मीद भी जगा दी कि बिहार के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। और हम सब जानते हैं कि बिहार के लोग या पूर्वांचल के लोग किस तरह से पश्चिमी यूपी या दिल्ली में आकर के काम करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उनके लिए किस तरह से ये लाभ पहुंचाने वाला है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि जैसे मेरे जैसे लोग जो कभी मतलब यदि गांव जाना हो तो हमारे पास या तो ट्रेन की लंबी जर्नी है या फिर आप बनारस जाइए, बनारस से वहाँ पे गाड़ी कीजिए और आगे जाइए गाजीपुर और उसके ईस्टर्न यूपी के पेरिफेरी में। उनके लिए आज आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और 10 घंटे में आप गाजीपुर पहुँच जाइए, जो कि एक सपने जैसा है। और यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और या बिहार के बॉर्डर से आते हैं, उनके लिए मतलब ये रोड एक वरदान से कम साबित नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होने जा रहा है लोगों के लिए। पर एक ये भी सच है कि ये मिथक क्या टूटने वाला है। एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद वापस योगी सरकार आएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के जेहन में है। तो आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।